हेलो एवरीवन, मैं अंजना। आप मेरे साथ अध्ययन कर रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की BA द्वितीय वर्ष की शिक्षा के नूतन आयाम का। इसमें हमने 2 यूनिट पहले पढ़ ली थी। चलिए आज हम इकाई 3 या यूनिट 3 का अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं हम आगे। जैसे कि हम पाठ के अंदर चलते पहले प्रस्तावना देखते हैं। प्रस्तावना में हम देखते कि जैसे जैसे विशिष्ट शिक्षा का विकास होता गया, नए नए शोध व आविष्कार हुए, नए सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ, समाज के दृष्टिकोण बदले तथा वैसे वैसे विशिष्ट शिक्षा द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली जो सेवाएं थी उनका विकास होने लगा। नेक्स्ट फिर है उसके उद्देश्य के अंदर हम फिर है विशिष्ट शिक्षा जो है उसकी सेवाओं के जो प्रकार हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो विशिष्ट बालकों की जो शिक्षा है उनको सुधारने के लिए, विशिष्ट जो बालक हैं उनको सक्षम बनाने के लिए हमने अपनी शिक्षा सेवाएं जो हैं उनमें बहुत सारे प्रयास किए, जिसके क्रम में बहुत से प्रतिदर्शी एवं विधियाँ जो हैं उनका विकास किया गया। तो इनके विकास में विचार और मंथन जारी रहा और आगे होते रहा। तो फिर जो है फिर देखते हैं हम कि जो विशिष्ट शिक्षा है, विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट बालकों के सर्वांगीण विकास हेतु दी जाने वाली जो सेवाएं हैं विशिष्ट सेवाएं कही जाती। तो फिर इनको ध्यान में रखकर जो सेवाएं हैं उनको उपलब्ध कराने के लिए देखा कि उपलब्ध जो सेवाएं हैं उनको सीमित वातावरण में कम प्रभावी थी पहले। तो उनको ये सोचा कि सीमित वातावरण जो है उनमें अधिक सेवाएं उपलब्ध कैसी कराया जाए और उसमें उनका जो है वातावरण जो है प्रभावशाली कैसे बनाया जाए, उनकी आवश्यकताओं को कैसे पूर्ण किया जाए और उनकी जो क्षमताएं हैं उनके अनुसार उनको शिक्षा कैसे प्रदान की जाए। तो फिर जो विशिष्ट शिक्षा है उनकी सेवाएं जो है उनको अलग अलग प्रकारों में बांटा गया, जो इस प्रकार है। सबसे पहले पूर्णकालिक नियमित कक्षा में स्थानापन्न, फिर है विशिष्ट शिक्षा परामर्शों के साथ पूर्णकालिक नियमित कक्षा में स्थापन, फिर है पारिभ्रामी विशिष्ट शिक्षक सेवा व्यवसाय के साथ पूर्णकालिक नियमित कक्षा में स्थापन, फिर संसाधन कक्ष संसाधन शिक्षक व्यवस्था के साथ पूर्णकालिक नियमित कक्षा में स्थापन, फिर है संयोगी समूह शिक्षण सेवा के साथ पूर्णकालिक नियमित कक्षा में स्थापन, फिर है अंशकालिक विशिष्ट वर्ग में स्थापन के साथ अंशकालिक नियमित कक्षा में स्थापन, फिर है पूर्णकालिक विशिष्ट कक्षा में स्थापन, फिर है पूर्णकालिक विशेष विद्यालय में स्थापन, फिर है पूर्णकालिक आवासीय विद्यालय में स्थापन, फिर है अस्पताल तथा गृह बाध्य अनुदेशन, फिर है अस्पताल तथा गृह बाध्य अनुदेशन। इसको कुछ ग्राफ से इस प्रकार समझाया है चित्रवत, इसे देख लीजिए। स्टेप बाय स्टेप से रखा गया है। चलिए अब हम इसके जो सबसे पहला स्टेप है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। पूर्णकालिक नियमित कक्षा में स्थापन। पूर्णकालिक जो नियमित कक्षा है उसमें स्थापन कैसे किया जाता है। तो हम इसके अंतर्गत जो विकलांगताग्रस्त बालक हैं उसका पूर्णकालिक इस नियमित कक्षा में स्थापन निम्नतर स्तर की विशिष्ट शिक्षा सेवा है। इसमें जो शिक्षा सेवाएं हैं उसके जो सबसे निम्न स्तर है उसकी सेवा है। इस व्यवस्था के अंतर्गत उन बालकों का स्थापन किया जाता है जिनकी विकलांगता की गंभीरता कम होती है या फिर विकलांगता की प्रकृति नियमित कक्षा में शिक्षण अधिगम को प्रभावित नहीं करती है। जैसे कि कोई बालक है वो पोलियोग्रस्त है जो सिर्फ चलने फिरने में असमर्थ है, तो इस स्थिति में क्या होगा कि जो उसका कक्षा में शैक्षणिक कार्य कराया जाएगा, जो वातावरण होगा उससे उसमें शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया है उसमें प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस प्रकार के जो उदार विकलांगता वाले बालक कम प्रशिक्षण के बाद ही स्वावलंबी हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में किसी विशेषज्ञ के प्रत्यक्ष सलाह की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फिर कक्षा का जो वातावरण एवं विद्यालय का वातावरण है उसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किए जाते हैं। वैसे तो बालक को ही विद्यालय की ज़रूरतों के अनुरूप ढालने का प्रयास किया जाता है इसमें, पर फिर भी विशिष्ट बालकों के स्थानापन्न में विशिष्ट बालक की आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्य सामग्री, यंत्र व उपकरण का अनुदेशन विधि आदि प्रदान करा दी जाती है। फिर है सामान्यतया मानसिक मंदता से ग्रसित बालक, अधिगम विकलांगता से ग्रसित बालक, अस्थि विकलांगता से ग्रसित बालक, दृष्टिबाधित बालक तथा ऊंचे सुनने वाले
बालक इस प्रकार की नियमित कक्षा की व्यवस्था में पूर्णकालिक रूप से स्थापित किए जा सकते हैं। और यह जो व्यवस्था है, इस प्रकार की जो स्थापन व्यवस्था है, वो कम खर्चीली होती है। इसकी विशेषता यह भी है कि नियमित अध्यापक भी विशिष्ट बालक की ज़रूरतों को पूरा करने में समर्थ होते हैं। किसी विशेषज्ञ के प्रत्यक्ष निर्देशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अतः विद्यालयों को ऐसे बालकों को समायोजित करने में कोई परेशानी नहीं होती है। फिर है नंबर 2, विशिष्ट शिक्षा परामर्शों के साथ पूर्णकालिक नियमित कक्षा में स्थापन। जो विशिष्ट शिक्षा परामर्शों के साथ पूर्णकालिक नियमित कक्षा में स्थापन है, तो यह स्थापन भी क्या है, नियमित कक्षा में पूर्णकालिक स्थापन के जैसा ही है। इसमें बालक नियमित कक्षा का पूर्णकालिक विद्यार्थी होता है। नियमित अध्यापक नियमित कक्षा में विशिष्ट पाठ्य सामग्रियों, विधियों, उपकरणों एवं यंत्रों की सहायता से विशिष्ट बालक की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अध्यापन का कार्य करता है। परंतु विशिष्ट शिक्षकों के परामर्श की आवश्यकता कुछ मात्रा तक हो सकती है। विशिष्ट शिक्षक नियमित शिक्षकों को विशिष्ट बालकों के आवश्यकता अनुसार शिक्षण विधियों के प्रयोग संबंधी निर्देशन और परामर्श देते हैं। और प्रत्यक्ष निर्देशन की आवश्यकता तो नहीं होती, परंतु फिर भी नियमित अध्यापकों को अनुदेशन इन्हें करना ही पड़ता है। इस व्यवस्था में भी विद्यालय के आधारभूत ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, परंतु बालक को आत्मसीमित वातावरण प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नंबर 3 पर, जिसमें है परिभ्रामी विशिष्ट शिक्षक सेवा व्यवस्था के साथ पूर्णकालिक नियमित कक्षा में स्थापन। जो यह स्थापन है, विशिष्ट बालक की आवश्यकताओं को थोड़ा अधिक महत्व देते हुए नियमित कक्षा में पूर्णकालिक स्थापन की व्यवस्था करता है। इस स्थापन में परिभ्रामी शिक्षक के प्रत्यक्ष निर्देशन व अनुदेशन की व्यवस्था होती है। जो परिभ्रामी शिक्षक है, नियोजित समय सारणी के अनुसार विशिष्ट बालकों को व्यक्तिगत या छोटे समूह के रूप में विद्यालय में अपनी प्रत्यक्ष सेवा प्रदान करता है। इस प्रकार की व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों या सुदूर क्षेत्रों जहाँ पर यह क्या है, सेवा प्रदान कराई जाती है, ये परिभ्रामी शिक्षक विशिष्ट बालकों से प्रत्यक्ष अंतःक्रिया करते हैं, जो विशिष्ट शिक्षण विधियों के साथ उपयुक्त सहायक उपकरणों एवं यंत्रों के प्रशिक्षण संबंधी निर्देशन एवं परामर्श देते हैं। इस व्यवस्था से उदार विकलांगों के साथ संज्ञित विकलांग भी आसानी से लाभान्वित हो जाते हैं। और यह व्यवस्था कम खर्चीली है। जहाँ पर नियमित संसाधन शिक्षक उपलब्ध नहीं कराया जा सकता, वहाँ के लिए यह सबसे उपयुक्त व्यवस्था है। फिर है नंबर 4, संसाधन कक्ष या संसाधन शिक्षक व्यवस्था के साथ पूर्णकालिक नियमित कक्षा में स्थापन। चलिए इसका अध्ययन हम करते हैं। फिर इसमें है कि एक कदम और आगे बढ़ते हुए संसाधन कक्ष या संसाधन शिक्षक व्यवस्था के साथ पूर्णकालिक नियमित कक्षा में स्थापन व्यवस्था में विशिष्ट बालक का नामांकन नियमित कक्षा में ही किया जाता है, परंतु उसकी विशिष्ट जो समस्या उनका निदान संसाधन कक्ष में संसाधन शिक्षक द्वारा ही किया जा सकता है। इसमें विद्यालय का समय का कुछ भाग संसाधन कक्ष में ही व्यतीत होता है बालक का, तथा बचे समय में वह नियमित कक्षा का सदस्य होता है। इसमें समस्याओं का निदान संसाधन कक्ष में किया जाता है। विद्यालय के आधारभूत ढांचे में अंशतः परिवर्तन होता है। उदार एवं संज्ञित विकलांग लाभान्वित होते हैं इससे। कुछ विकलांगताओं की गंभीर स्थितियों को भी इस व्यवस्था से लाभ मिल जाता है। बालकों को समाकलित करने का इसमें प्रयास किया जाता है। इसमें बालक अपने समुदाय के अन्य सदस्यों के साथ भी अंतःप्रक्रिया स्थापित करते हैं। विशिष्ट शिक्षण विधियों एवं तकनीकियों से अवगत भी किया जाता है इनको। विशिष्ट बालकों के द्वारा प्रयोग की जाने वाली जो सहायक उपकरण हैं और यंत्र हैं, उनका प्रशिक्षण भी इन्हें दिया जाता है। और यह अन्य व्यवस्था के अपेक्षाकृत यह महंगी और जटिल होती है, लेकिन जो गंभीर विकलांगता वाले बच्चे हैं, बालक हैं, उनके लिए यह अधिक उपयोगी और प्रभावशाली है। फिर है नंबर 5, सहयोगी समूह शिक्षण सेवाओं के साथ पूर्णकालिक नियमित कक्षा में स्थापन। सहयोगी समूह शिक्षण जो है, इसमें विशेष आवश्यकता वाले बालकों को उनके सामान्य सहपाठियों के साथ नियमित कक्षा में पूर्णकालिक अनुभव प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जाता है।
जिसमें समस्याओं को संशोधित एवं अनुकूलित अनुदेशन के द्वारा हल किया जाता है। इसमें छात्रों की संख्या सामान्य संख्या से कम होती है। विशिष्ट बालकों की संख्या कुल बालकों की संख्या की 40% से अधिक नहीं होती। अर्थात अगर कक्षा में सामान्य बालकों की संख्या 20 से 25 के बीच में है तो विशिष्ट बालकों की संख्या अधिकतम 10 होती है। सहपाठ योजना तथा उनके अनुसार ही कक्षा में क्रियाकलाप करते हैं, जिससे सभी बालक के शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। फिर जो है विभिन्न विधियों के प्रयोग से एक अधिगम अनुकूलित वातावरण तैयार किया जाता है और इसमें सामान्य पाठ्यक्रम को लागू किया जाता है। फिर सहयोगी समूह शिक्षण पूरे दिन उपलब्ध कराए जाते हैं, लेकिन बालकों की समस्याओं के अनुसार यह भी कम ही हो जाता है, क्योंकि यह विषयगत भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। फिर है कि यह व्यवस्था भी थोड़ी अपेक्षाकृत महंगी है, लेकिन बालकों के पूर्ण समाकलन के अवसर उपलब्ध कराती है। नेक्स्ट है 6 नंबर, अंशकालिक विशिष्ट वर्ग में स्थापन के साथ अंशकालिक नियमित कक्षा में स्थापन। इस प्रकार की सेवा में विशिष्ट बालक विशिष्ट कक्षा का सदस्य होता है तथा अपने पाठ्यक्रम के शैक्षिक भाग के विषयगत समस्याओं को विद्यालय समय के प्रथम अर्ध भाग में विशिष्ट कक्षा में ही विशिष्ट अध्यापक के विशेष अनुदेशन की सहायता से इसे हल किया जाता है तथा विद्यालय के समय के द्वितीय अर्ध भाग में वह नियमित कक्षा के क्रियाकलापों में अपनी सहभागिता निभाता है, जिसके बाद जैसे कि वह संगीत, कला, शारीरिक व अन्य सह विद्या क्रियाकलापों में भाग ले सकता है। संगीत विकलांग ठीक ढंग से इससे लाभान्वित होते हैं और इस विधि की व्यवस्था है, इसमें समाकलन के अवसर उपलब्ध किए जाते हैं। फिर है नंबर 7वां, पूर्णकालिक विशिष्ट कक्षा में स्थापन। इस सेवा के अंतर्गत विशिष्ट बालक को पूर्ण रूप से नियमित विद्यालय की विशिष्ट कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। सामान्यतः गंभीर विकलांगों जैसे कि गंभीर मानसिक मंदता से ग्रसित बालक को लाभान्वित किया जा सकता है। यह विकलांगजनों को प्रदान की जाने वाली बहुत ही पुरानी व परंपरागत परंपरा है। इसमें सामान्य सहपाठियों से पृथक्करण भी होता है, जिसके कारण इसकी आलोचना भी हो रही है, परंतु एक ही प्रकार की विकलांगता वाले 10-15 बालकों को विशेष कक्षा में स्थापित किया जाता है। ये बालक पूरे दिन विशिष्ट कक्षा में ही विशिष्ट शिक्षकों द्वारा लाभान्वित होते हैं। मध्याह्नाकाश तथा समारोहों में ये विशिष्ट बालक अपने नियमित सामान्य सहपाठियों के साथ अंतःक्रिया स्थापित कर पाते हैं। इसमें क्या होता है कि पृथकीकरण जो है उसको बढ़ावा दिया जाता है, अतः वर्तमान में कम लोकप्रिय है। अपेक्षाकृत शैक्षिक निष्पादन के पदों में अधिक प्रभावशाली तो हो सकती है, परंतु व्यवहारिक एवं मनोवैज्ञानिक जो आदर्श हैं उनको प्राप्त नहीं कर पाती। नेक्स्ट है 8 नंबर है, पूर्णकालिक विशेष विद्यालय में स्थापन। यह सेवा जो है विशिष्ट बालकों की किसी एक विकलांगता के विद्यालय शैक्षिक परिवेश में अधिगम वातावरण उपलब्ध कराती है तथा बालक पूरे दिन एक ही विकलांगता वाले बालकों के बीच अपने अधिगम अनुभवों को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार के विद्यालयों को विशेष विद्यालय कहते हैं। इसमें भी पृथकीकरण को बढ़ावा पूर्णकालिक विशेष विद्यालय जो होते हैं विशेष विद्यालय कहते हैं इनको। इसमें पृथकीकरण को बढ़ावा दिया जाता है और इसका एक सकारात्मक पक्ष है कि विद्यालय के बाद बालक अपने जो माता पिता या परिवार कह सकते हैं उनके साथ अंतःक्रिया स्थापित कर पाते हैं। ये विद्यालय विशिष्ट रूप से किसी एक विकलांगता की प्रकृति के अनुसार बनाए होते हैं तथा विशिष्ट यंत्रों एवं उपकरणों से सुसज्जित होते हैं, जिससे बालकों की संपूर्ण समस्याओं का निदान किया जा सकता है। और इसमें जो गंभीर विकलांगजन हैं वो ज़्यादा प्रभावी होते हैं इससे। अपने देश के अलावा अन्य देशों में भी यह विशेष विद्यालय जो हैं काफ़ी प्रचलन में रहे हैं और आज भी मौजूद दिखते हैं। फिर अगला नंबर है 9वां, पूर्णकालिक आवासीय विद्यालय में स्थापन। इस प्रकार की जो सेवा है आवासीय विद्यालयों द्वारा अति सीमित वातावरण में विशिष्ट बालकों को अधिगम अनुभवों के साथ जीवन कौशल, स्व-सहायता कौशल तथा संप्रेषण कौशलों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करवाती है। इससे अति गंभीर व गहन जो विकलांगजन हैं वो लाभान्वित होते हैं। ये बालक पूर्ण रूप से अपने समुदाय, परिवार, माता पिता से पृथक यानी अलग रहते हैं, परंतु लंबी छुट्टियों में
के बाद उन्हें जब घर आने का अवसर मिलता है या अपने परिवार या समुदाय से जब वो मिलते हैं तो उनके साथ अंतःक्रिया जो है स्थापित करने का उनको अवसर मिलता है। फिर इन विद्यालयों में विशेष विकलांगता के विभिन्न विशेषज्ञों के साथ अन्य विशेषज्ञ भी होते हैं, जैसे कि चिकित्सक यानी डॉक्टर, मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक, व्यावसायिक चिकित्सक आदि। जो यहाँ पर होता है, ये जो बालक होता है वो स्वावलंबी होता है। पृथकीकरण के कारण जो है यह इसकी थोड़ी आलोचना की गई है, पर यह जो व्यवस्था है काफ़ी खर्चीली है। ग्रामीण एवं सुदूर क्षेत्रों में जहाँ एक विकलांगता के बालकों की संख्या अत्यंत कम हो, उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है। अगला नंबर है 10वां, अस्पताल तथा गृह बाध्य अनुदेशन। इस प्रकार की जो सेवा है उन गहन विकलांगजनों को उपलब्ध कराई जाती है जो किसी मनोवैज्ञानिक या शारीरिक परिस्थितियों के कारण अस्पताल या घर से विद्यालय पहुंचने में असमर्थ होते हैं, नहीं आ सकते। इस सेवा के अंतर्गत उन बालकों को अस्पताल या उनके घर पर ही जाकर अनुदेशन किया जाता है, जिससे उनकी जो समस्या है उसका समाधान किया जा सके। बालक के जो माता पिता हैं और जो नियमित अध्यापक हैं उनसे भी संबंध स्थापित किया जाता है ताकि उनके विकास की योजना बनाई जा सके और अति गंभीर जो मानसिक मंद या भावात्मक परेशान जो बालक हैं उनका अनुदेशन उनको उपलब्ध कराया जाता है। फिर पूर्व में ये सेवाएं अधिक सीमित तथा अल्प प्रभावी थी, परंतु वर्तमान में ये अल्पतम सीमित वातावरण में भी अत्यधिक प्रभावी हैं। वर्तमान में जो ये सेवाएं हैं उदार एवं गंभीर विकलांगजनों को अल्पतम सीमित वातावरण में अत्यधिक प्रभावी अनुभव प्रदान करते हैं। फिर है जो विशिष्ट शिक्षा, इसकी जो सीमाएं यानी दोष कमियां। तो विशिष्ट शिक्षा जो है जहां एक और विशिष्ट बालकों की शिक्षा व्यवस्था पर एवं पुनर्वास का पूर्ण समाधान करने के प्रयत्न करती है, वहीं इस शिक्षा व्यवस्था की कुछ सीमाएं या दोष या कमी भी हैं। विशिष्ट शिक्षा में समय के साथ साथ बहुत ही सिद्धांत आए हैं, परंतु कोई ना कोई सिद्धांत के पीछे कहीं ना कहीं कुछ अनुपयुक्त चीज़ साबित हो गई है, जिससे वह उसकी कमी के साथ उसकी सीमाएं उनकी बन गई हैं। वैसे तो विशिष्ट शिक्षा सेवाओं के जो भी सभी प्रकार हैं अभी भी कुछ कुछ मात्रा तक अस्तित्व में है, उन सब की अपनी महत्ता है, परंतु आज भी सभी क्षेत्रों के ज्ञान के असीम विकास होने के बावजूद भी हमें बालकों के व्यवहार का ज्ञान अधूरा ही है तथा हम यह भी जानने में सफल नहीं हो पाए कि विशिष्ट बालकों का सही परिदृश्य क्या है। इन सभी अपर्याप्त ज्ञान के साथ भी जो विशिष्ट शिक्षा से होने वाले लाभ व फायदे हैं उनको फिर भी नकारा नहीं जा सकता है, अनदेखा नहीं किया जा सकता है, परंतु फिर भी विशिष्ट शिक्षा ने जो भी है जितना इसकी कमी या दोष होते हुए भी विशिष्ट शिक्षा जो है इसने ही विशिष्ट बालकों को दुनिया में सामान्य जनसंख्या के समानांतर खड़ा होने के लायक इनको क्या सक्षम बनाया है। आज जो भी बदलाव या परिवर्तन है उन सब के पीछे कहीं न कहीं विशिष्ट शिक्षा का ही योगदान है। इन सभी विशेषताओं के साथ विशिष्ट शिक्षा की सीमाओं को हम निम्न बिंदुओं के रूप में समझ सकते हैं, जैसे कि पहला बिंदु है व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन प्राप्त करना कठिन हो पाया है, इसकी पहली सीमा है ये। फिर है वस्तुनिष्ठता भी कम है, और फिर है कि यह जो अविश्वसनीय है। फिर है कि यह शिक्षा सेवा अपेक्षाकृत महंगी है, निम्न स्तर का अधिगम इसमें उपलब्ध है, परीक्षा प्रणाली सक्षम नहीं हो पाई, बालक के साथ भेदभाव होते हैं। फिर है इसमें अव्यावहारिक है यह व्यवस्था। फिर है यह अतर्क संगत भी है। विशिष्ट शिक्षा सेवाएं हैं जो समाकलन तक ही पहुंच तो रखती हैं, परंतु समावेशन जैसे आदर्शों को प्राप्त करने में अक्षम होती हैं। माता पिता की सहभागिता भी सुनिश्चित नहीं हो पाई है, अतः यह अप्रभावी हैं। चलिए, हमारा आज का यह पाठ पूरा हो गया है। आपको यह वीडियो कैसा लगा बताइएगा, कमेंट कीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो और इसी प्रकार अपना सहयोग प्रदान करते रहो और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, सहयोग करो ताकि हम आपके लिए और अच्छी वीडियो ला सकें। धन्यवाद।